नेपाल में भयानक हिंसा के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार गिर गई। तो वहीं अब नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया है। चर्चित न्यायाधीश और नामचीन लेखक होने के नाते सुशीला कार्की को जेनजी का भी बड़ा समर्थन मिला है। 5000 से ज्यादा लोगों की बैठक में ज्यादातर जो सदस्यों ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति दर्ज कराई है। बतौर जज अपने कार्यशाला में सुशीला कार्की न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त रुख अपना चुकी हैं। यही वजह है कि वो जो जेनजी लोग हैं, जेनजियों की पहली पसंद बनी है और लगभग 73 साल की उम्र में नेपाल की सियासत का एक प्रमुख चेहरा बन गई हैं। आपको बता दें कि नेपाल में हाल ही में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें सोशल मीडिया पर पाबंदी के विरोध में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किए। इतना युवा और इधर नेपाल में सोशल मीडिया भी बैन लगा हुआ था, उसके कारण भी हो सकता है वो। और एकदम बूम होके हमने 8 सितंबर को सीडीओ कार्यालय गया और हमने उनको बोला, सीडीओ मतलब होता है चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उनसे हमने परमिशन लिया आंदोलन का। उन्होंने हमें दिया शांतिपूर्ण आंदोलन की परमिशन दिया। हमने शांतिपूर्ण नहीं किया, दमन सरकार ने किया हमारे ऊपर। और इतना जो अभी घटना देख रहे हो, इतना बड़ा डिजास्टर जैसे हुआ, वेस्ट मतलब क्या बोले अब इसको, हम शब्द में बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। इतना लॉसेस हुए हैं, सारे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है और सारे गवर्नमेंट ने किया है। सुने कि म पानी त्यही गरेर बिक्री गरेछु। के राखेर होला गाह्रो भयो हैन, म ओली भन्छ गएर बस्थ्यो होला। सुरु गरेँ, आई थिङ्क अब आँसुले झरिसक्यो जस्तो लाग्यो। त्यो एकदम धीरे देखे सुन। ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक हो गए और देश में अफरा तफरी मच गई। हालात बिगड़ते गए। देश के प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेपाल की जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम जो है बनाया गया। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान सहित सम्पूर्ण नेपालको हक हितको रक्षा, आर्थिक उन्नति र समृद्धिको लागि समस्त नेपाली एकजुट भई एक लक्ष्यका साथ यस विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने चुनौती हामी नेपाली समक्ष रहेकोले सबैले आफ्नो स्थान, टोल छिमेकका समूहबद्ध भई स्थानीय स्तरमा टोल सुधार, सफाई समिति बनाई टोलको सुरक्षा र राष्ट्रको पुनर्निर्माणका निमित्त नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र सहयोगमा मुलुकमा शान्ति, सुशासन र सुव्यवस्था कायम गराउन हुन सम्पूर्ण सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख के लिए जानी जाने वाली कार्की को खासकर जेनजी युवाओं का जो है समर्थन मिला। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो हालात को सुधारें और देश में नई दिशा दें। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उनका जन्म 1952 को विराटनगर के शंकरपुर में हुआ था। पिता पेशे से किसान थे और सुशीला 7 भाई बहनों में से सबसे बड़ी बेटी थी। 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशीला कार्की ने विराटनगर से ही वकालत की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी। सुशीला कार्की ने नेपाल कांग्रेस के मशहूर नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ 7 फेरे लिए। दोनों की मुलाकात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हुई थी।
जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। सुशीला कार्की के पति सुवेदी का जो नाम है वो 1970 में नेपाल कांग्रेस के युवा क्रांतिकारियों में शामिल था। उस दौरान वीरेंद्र शाह नेपाल के राजा थे। क्रांतिकारियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए 30 लाख रुपए जुटाने थे। लिहाजा सुवेदी ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। 2018 में सुवेदी ने इस हाईजैक पर एक किताब भी लिखी थी जिसका जो शीर्षक था वो विमान विद्रोह था। वहीं अब नेपाल में सुशीला कार्की की अगुवाई में नई अंतरिम सरकार बनी है और भारत में इसका खुले दिल से स्वागत किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत को उम्मीद है कि ये कदम नेपाल में अमन, चैन और सियासी स्थिरता जो है वो मजबूती से करेगा। भारत ने साफ किया है कि एक करीबी पड़ोसी, लोकतांत्रिक साझेदार और लंबे समय से विकास में सहभागी के तौर पर हम नेपाल के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों देशों और जनता की तरक्की और खुशहाली के लिए भारत का जो सहयोग है वो आगे भी जारी रहेंगे। नेपाल को नई अंतरिम सरकार मिल गई है, लेकिन पिछले दिनों हुई हिंसा और बवाल ने नेपाल को बर्बाद कर दिया। नेपाल हिंसा में लगभग 51 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में से 30 की मौत जो है वो गोली मारकर हुई है। वहीं नेपाल में हिंसक आंदोलन ने देश की होटल इंडस्ट्री को भी गहरा झटका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 20 से 25 होटलों को प्रदर्शनकारियों जो हैं उन्होंने तोड़ा, लूटा और आग के हवाले कर दिया। सबसे बड़ा निशाना हाल के दिनों में बना काठमांडू में हिल्टन होटल को बनाया गया है। इस बर्बरता से होटल सेक्टर को 25 अरब नेपाली रुपए यानी कि 16 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत ही ज्यादा हद तक निर्भर करती है। तो क्या होता था कि 5% 10% मार्केट यहाँ का गुलजार होता था। शादी विवाह का मार्केट हो या किसी भी तरह का त्यौहार हो उसमें मार्केट होता है, या डेली के ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए यहाँ मार्केटिंग करने आते हैं। देखिए, हम लोग का घर जयनगर पड़ता है और नेपाल हमेशा आना जाना होता है जनकपुर, क्योंकि हम लोग का रिलेशन वहाँ का बेटी रोटी का संबंध है। हम लोग का शादी भी मेरा खास करके वहीं जनकपुर के आसपास हुआ है। तो हम लोग ट्रेन से आप बराबर सप्ताह में 1 महीना में हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन ट्रेन बंद होने से काफ़ी दिक्कत की सामना हो रहा है। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।